किताब महाराजा, लेखक दीवान जर्मनी दास। भाग चौथा। मुसोलिनी से मुलाकात। कपूरथला के महाराजा जगदीश सिंह ने मुसोलिनी से जो बातचीत की वह निजी और सामाजिक विषयों पर थी। इटली की अजीबोगरीब तरक्की, अपने देश के पुनर्निर्माण में मुसोलिनी ने जो भूमिका निभाई थी और इटालियन साम्राज्य की स्थापना आदि के बारे में वार्तालाप करते हुए महाराजा ने पूछा, योर एक्सीलेंसी, राजकीय कामों की दिनचर्या समाप्त करने के बाद आपके दिल बहलाव के तरीके और शौक क्या क्या हैं? हिज हाइनेस, मुझे मिनिस्टरों को बर्खास्त करने और नियुक्त करने में बड़ा मज़ा आता है। सवेरे जब सरकारी गजट और अखबारों में बर्खास्त किए मिनिस्टरों के नाम देखता हूँ तब मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। इस जवाब के बाद हालांकि महाराजा बातचीत आगे बढ़ाना चाहते थे, मुसोलिनी का चेहरा फूल कर सुर्ख हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक मुझसे तथा महाराजा से कहा, गुड बाई। उसके मुंह से कुछ शब्द और भी निकले जो हमारी समझ में ना आए, मगर हमें इतना अंदाज़ा जरूर हो गया था कि मुसोलिनी को उस घड़ी कुछ खास मिनिस्टरों की याद आ गई थी जिनसे वह नाराज़ होगा और बर्खास्त करना चाहता होगा। अगले रोज़ सवेरे अखबारों में छपा और मुसोलिनी ने अपने दो खास मिनिस्टरों को उनके पद से हटा दिया था। मैं महाराजा कपूरथला के साथ उसी रास्ते से लौट पड़ा जिससे गया था। जब तक हम हाल से बाहर न निकल गए, मुसोलिनी अपनी काली वर्दी और टोपी पहने सीधा खड़ा देखता रहा। हमने पलट कर जाते जाते झुककर उसका अभिवादन किया, जिसके जवाब में उसने हमें सैनिक ढंग से सलामी दी। पटियाला में ब्रिटिश मिनिस्टर। पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह, उनके मिनिस्टर और पटियाला रियासत के सीनियर अफसरों को काम करने का जरा भी वक्त ना मिलता था, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त उन शिकार पार्टियों, जन्मदिन के तथा दूसरे बहुतेरे उत्सव समारोहों में जिनका इंतजाम महाराजा की खुशी के लिए किया जाता था, हाजिरी देते हुए बीता करता था। मैदानों में चिड़ियों के शिकार की प्रतियोगिता हुआ करती थी जो सारे दिन चलती थी और उनकी म्याद 2-3 हफ्तों की होती थी। इन प्रतियोगिताओं का इंतजाम पटियाला में तथा पड़ोसी रियासतों की राजधानियों जैसे संगरूर, नाभा और फरीदकोट में हुआ करता था। इन मौक़ों पर शानदार जलसे होते थे। शिकारी लोग तीतर का शिकार करते और सिखाए हुए कुत्ते तैनात रहते थे जो गोली मारने के बाद ज़मीन पर गिरने वाली चिड़ियों को उठा लाते थे। इनाम इसी बुनियाद पर बांटे जाते थे कि गोली चलने के कितने देर बाद कौन से कुत्ते शिकार हुई चिड़िया उठाकर लाते हैं। सबसे फुर्तीले कुत्ते का मालिक इनाम का हकदार समझा जाता था। कुत्ते किस तरीके से चिड़िया को मुंह में पकड़ते हैं, दांतों से पकड़ते हैं या बिना दांतों को इस्तेमाल किए हुए, इस पर भी नंबर दिए जाते थे। फिर चिड़ियों को लाने के ढंग पर भी विचार किया जाता था। पड़ोसी रियासतों के नरेशों में इस प्रतियोगिता के अवसर पर बड़ी डांट चलती थी। जो भी चैंपियनशिप जीतता था उसे शील्ड और चांदी सोने के कप दिए जाते थे। जब कभी पटियाला के महाराज शिकार प्रतियोगिता में शामिल होते और मैदानों में शिकार की खोज में निकलते, तब उनके प्राइम मिनिस्टर और दूसरे अफसरान जिनको महाराजा से ज़रूरी काम होता, उनके पास पहुंचते और वहीं बातचीत करते थे। ऐसे मौके पर उनको बहुत सावधान रहना पड़ता था कि महाराज की तहरीफ में खलल ना पड़े और उनका मिजाज भी अच्छा रहे, वरना सारा गुस्सा बात करने वाले पर ही उतारा जाता था। महारानियां हाथियों पर सुनहरे हौंदे में बैठकर यात्रा करती थी। इन हौदों में कुर्सियां और गद्दे बिछे रहते थे और बगल में महीन पर्दे पड़े होते थे। कभी महारानियां कुर्सी पर बैठती और कभी मखमली गद्दों पर इत्मीनान से आराम करती। हर हाथी पर 2 या 3 महिलाएं बैठती थीं, जिनके साथ हिफाजत के लिए बड़ी बंदूक लिए हुए एक अंगरक्षक तैनात रहता था। महावत अंकुश से हाथी को चलाता था और हौदे की आड़ में रहता था। उसे सख्त ताकीद थी कि पीछे मुड़कर महिलाओं की तरफ ना देखे। हाथियों के अलावा सामान ढोने के लिए तमाम ट्रकें और मोटरें साथ चलती थी। शिकारी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 12 से 15 तक मेहमानों के लिए स्थान पहले से ही सुरक्षित कर लिए जाते थे।
1000 से भी ऊपर मेहमानों के चाय पीने और दोनों वक्त की दावत की पूरी व्यवस्था होती थी। रात में भोजन से पहले खेमों में सबको शराब की पेश की जाती थी। वापसी पर मोती बाग पैलेस में मेहमानों के दिल बहलाव के लिए नाच गाने का इंतजाम होता था। नाच गाना सारी रात चला करता था। दरबार में बहुत सी नर्तकियां, जिनकी तादाद 100 के करीब होगी, नाच गानों में सोहबत में मेहमानों का दिल बहलाती थी। साल में कई दफ़ा बारी बारी से ऐसे ही खेल तमाशों की खासी रंगरलियां मनाई जाती थी। जब तक रियासत का सारा काम काज एकदम ठप रहता था। रियासती सचिवालय के दफ्तर जाड़ों में सुबह 10 बजे और गर्मियों में सुबह 8 बजे खुल जाते थे। मगर जब शिकार प्रतियोगिताएं चलती थीं, इन दिनों छोटे अफसरान और क्लर्क ही दफ्तरों में आते और सारा दिन रियासत का काम काज किए बिना बैठे बैठे अपना वक्त इधर उधर की बातों में गुजारा करते थे। रियासत के इंतजाम का सारा काम काज इस कदर पिछड़ जाता था कि कई समझदार मिनिस्टरों और अफसरानों को घर तक सवेरे तक कागजात देखने पड़ते, जिससे पिछड़ा हुआ काम निपटा रहे होंगे। जो लोग शरीर से कमज़ोर होने की वजह से इतनी मेहनत नहीं कर पाते थे या लापरवाह होते थे, उनके पास सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में फ़ाइलों के ढेर लगते जाते थे और उन पर ना कोई कार्यवाही होती थी और ना ही कोई हुक्म होता था। महाराजा की हालत और भी ख़राब थी। हुकूमत के कर्ता धर्ता वही थे। इस नाते बगैर उनके हुक्म के ना कुछ हो पाता था और उनको रियासती काम काज देखने का वक्त ही ना मिलता था। सार्वभौम सत्ता के प्रतिनिधि के नाते रेजिडेंट ने रियासत के इंतजाम में यह गड़बड़ी देखी तो उसने महाराजा को सलाह दी कि सरकारी काम में वे ज़्यादा वक्त दिया करें अथवा वायसराय को सूचना देकर कोई ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर अपने यहाँ नियुक्त करें जो रियासत के अर्थव्यवस्था को संभाल सके। रेजिडेंट से यह बातचीत होने के बाद से ज़ाहिरा तौर पर महाराजा रियासती के कामकाज में दिलचस्पी लेने लग गए। इस तरह ब्रिटिश रेजिडेंट की आंखों में महाराजा ने धूल झोंक दी, मगर रियासत की माली हालत कतई सुधर न पाई। तब मजबूर होकर वायसराय ने सर फ्रेडरिक गांटलैंड को रियासत का फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। कई महीनों तक महाराजा सर फ्रेडरिक गांटलैंड से मिले ही नहीं। जाड़े के दिनों में सुबह 10 बजे और गर्मियों के दिनों में सुबह 8 बजे वह बेचारा बुलाया जाता था कि सरकारी काम करें, मगर वह खाली बैठे बैठे थक जाता था और रात को निराश होकर लौट जाता था। महाराजा के पास वक्त ही नहीं था कि उनसे भेंट कर सके। इसी बीच सर फ्रेडरिक गांटलैंड की बड़े ऊंचे पैमाने पर खातिर होती रहती थी और उसे सोडे के साथ विस्की पीने को मिलती रही, जो अंग्रेजों को बेहद पसंद आती है। सुबह के कुछ दिनों तो वह गुस्से से पागल रहा और फिर बाद में जिंदगी की उस रफ्तार का आदी हो गया। उसे ब्रिज खोलने का बड़ा शौक था, जिसके लिए वह अपने 3 साथियों को और पकड़ लाता था, जिनका हाल उसी के जैसा था। इसी तरीके से कई महीने गुजर गए। सर फ्रेडरिक हालांकि ब्रिज खेल कर बड़ा वक्त काट रहा था, मगर कभी कभी गुस्से से गर्म हो उठता, क्योंकि काम काज के लिए महाराजा उसको हाजिर होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लाचार होकर उसने एक तरकीब निकाली। वह सारी फाइलें व्यक्तिगत विचार विनिमय के लिए पेशगी ही महाराजा के पास भेजने लगा। कई महीने इस तरह गुजर गए। तब महाराजा ने अपने कुछ विश्वास पात्र अफसरों को बुलाया और हुक्म किया कि फाइलों को देखकर उनसे बातचीत करें। बातचीत के बाद महाराजा उनको अपना फैसला लिख देने लगे। जब यह काम पूरा हो चुका तो महाराजा ने सर फ्रेडरिक को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और विस्की का गिलास पेश किया। सर फ्रेडरिक ने तुरंत इनकार करते ही कहा, मैं योर हाइनेस के साथ तब तक विस्की ना पीऊँगा जब तक पिछले 6 महीनों से आपके पास इकट्ठी हुई सभी फाइलों का आप हुक्म ना देंगे। महाराजा ने बतलाया कि वो बराबर फाइलें देखते रहे हैं और उन पर अपना हुक्म भी जारी कर चुके हैं। ऐसी हालत में अब सर फ्रेडरिक के साथ उनको निजी तौर पर मशवरा करने की ज़रूरत नहीं रह गई। सर फ्रेडरिक ने कुछ फाइलें पलट कर देखी तो उसको हैरत हुई कि शायद महाराजा ने दिन रात मेहनत करके हर फाइल पर हुक्म जारी कर दिया है,
महाराजा की काम करने की समर्था का गलत अंदाजा लगाने के लिए सर फेडरिक ने माफ़ी मांगी और उनके साथ बैठकर एक के बाद एक कई गिलास विस्की पी गया। कुछ अरसे के बाद सर फेडरिक ने वायसराय को एक पत्र में लिखा कि भारतीय रियासतों में महाराजा जैसा सख्त मेहनती और काबिल शासक आज तक दूसरा दिखाई नहीं दिया। अगला भाग, बनारस का एक संत। ऋषिकेश से एक नंग दड़ंग साधु मोती बाग पैलेस में आया। उन दिनों पटियाला नरेश महाराज भूपेंद्र सिंह दिल के दौरे से सख्त बीमार थे। जाटू जूटदारी ब्रह्मचार्य पहने वह नंगा साधु अनिमंत्रित होने पर भी बड़ी बेतकल्फी से महाराजा के पलंग पर आ बैठा। उसने महाराजा के कान में कुछ कहा जो आसपास के लोग सुन ना पाए। उसके बाद वह यकायक महल से बाहर निकला और गायब हो गया। महाराजा ने फौरन राजवैद्य पंडित राम प्रसाद को और मुझे बुलावा भेजा। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने बतलाया कि ऋषिकेश का वह साधु कह गया है कि अगर वे बनारस के महान संत का आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन उस महान संत का नाम पता वह कुछ नहीं बता गया। महाराजा ने बड़ी सभापति से एक कमेटी मुकर्रर की जिसमें राजवैद्य पंडित राम प्रसाद, श्री अर्जुन प्रसाद बंसल और कर्नल नारायण सिंह को रखा गया। हमें यह काम सौंपा गया कि बनारस जाकर वह महान संत का पता लगाएं और उसे पटियाला ले आएं, जिससे महाराजा आशीर्वाद प्राप्त करने के रोग मुक्त हो सके। संत को बुलाने के बाद महाराजा के दिमाग में ऐसी जबरदस्त बैठी कि उन्होंने काफ़ी रुपयों का इंतजाम करके कई नौकर चाकरों के साथ हमारी टोली को फौरन बनारस रवाना होने का हुक्म दे दिया। वहां पहुंचकर महाराजा बनारस और उनके प्राइम मिनिस्टर की मदद से हमने महान संत की तलाश शुरू कर दी। बनारस में देव मंदिरों की भरमार है, जिसमें हिंदुओं के अनेक देवी देवता प्रतिष्ठित होते हैं। यह नगर धार्मिक शिक्षा और पूजा उपासना का बहुत बड़ा केंद्र है। महादेवी के प्राचीन मंदिर को तोड़कर अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब की बनवाई मस्जिद की दो ऊंची ऊंची मीनार सहज ही यात्रियों का ध्यान आकर्षित करती हैं। सड़कें और रास्ते इतने संकरे हैं कि आमने सामने से दो मोटरें जहाँ घोड़ा गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। महाराजा बनारस ने तो अपने नंदेश्वर पैलेस में हमें ठहराया। आमतौर पर वायसराय, अंग्रेज गवर्नर, महाराजा और विशिष्ट मेहमानों के लिए यह महल रिजर्व रहता है। हमारे आगे बड़ी समस्या संत को तलाश करने की थी। कई हफ्तों तक मैं राजवैद्य के साथ शमशान घाटों, मठों, आश्रमों और धर्मशालाओं की खाक छानता रहा, क्योंकि इन्हीं जगहों से संत का पता चल सकता था। गली कूचे, वीरान जगह, शहर के बाहर खंडर, जहाँ भी साधु सन्यासियों के ठहरने का पता चलता, हम फौरन जाकर टोह लगाते। बनारस में रहने वाले हजारों साधुओं के बीच किसी गुमनाम बेपता साधु को खोज निकालना बड़ा कठिन काम था। फिर हमको यह भी पता था कि वह संत नागरिकों के से वस्त्र पहनता है, ये गेरुए कपड़े में रहता है या एकदम नंग दड़ंग रहता है। हमारी टोली के सब लोग दौड़ धूप करते परेशान हो गए थे। संत का कुछ पता ना चलता। हमने तमाम साधु संतों को ढूंढ ढूंढ कर बातचीत के, मगर वे लोग भी किसी महान संत का पता ठिकाना बतलाने में असमर्थ थे। एक दिन संयोग से राजवैद्य गंगा स्नान करते समय ईश्वर प्रार्थना कर रहे थे। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थी थे कि किसी तरह उस महान संत का पता चल जाए, जिससे हम नाकामयाब होकर पटियाला ना लौटें और महाराजा के सामने अपनी इज्जत आबरू बचा सकें। तभी राजवैद्य को कुछ काल्पनिक अनुमान हुआ। स्नान के बाद राजवैद्य के साथ हम सड़क पर मुश्किल से करीब 100 गज ही आगे बढ़े होंगे कि सामने एक 2 मंजिला मकान दिखाई दिया। जब हम उस मकान की ऊपरी मंजिल पर गए तो देखा कि वहाँ कमरे के फर्श पर एक खूब मोटा ताजा साधु नंग दड़ंग अकेला बैठा है। हमें देखते ही वह जोर से बोला, मैं तुम्हारे महाराजा को बचा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ आ गए हो। यह सुनकर हम ताज्जुब में पड़ गए और कुछ देर आपस में कानाफूसी करते रहे। हमें विश्वास हो गया कि बगैर बताए उसने हमारे आने का मतलब जान लिया है। हो ना हो यह वही संत है जिसे हम अब तक खोज रहे थे। वह हम बड़ी श्रद्धा के
से उसके चरणों में गिर गए और पूछा कि हमारे आने का उद्देश्य आपको कैसे जान गया। हमारी बात का उसने कोई जवाब न दिया, मगर देखते ही देखते उसका बदन, खास तौर से पेट, गोल फुटबॉल की तरह फूल गया। उसने हमसे कहा कि पास में रखी हुई तलवारें उठाएं और उसके पेट में घुसेड़ दे, तब हमें पता चलेगा कि कोई उसे हानि नहीं पहुंचती। उसने हमसे यह भी कहा कि अगर हम कुछ देर इंतजार ना कर सके तो वह उड़कर गुरु गोरखनाथ से मिलने हिमालय जा सकता है और महाराजा की बीमारी के बारे में उसका संदेश ला सकता है। उसी मौके पर हमने ऐसे चमत्कार देखने के लिए ठहर सकते थे उसी मौके पर हम ऐसे चमत्कार देखने के लिए ठहर ना सकते थे। हमने तय कर लिया कि जैसे भी बने हमें संत को जल्द महाराजा के पास पहुंचाना है। हम चाहते थे कि महाराजा के सामने ही संत अपने करिश्मे दिखाएं, जिससे महाराजा को यकीन हो जाए कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि उनकी बीमारी दूर कर दे। तार के जरिए महाराजा को खबर भेज दी गई कि महान संत का पता चल गया है और अगले दिन हम लोग उसे लेकर स्पेशल मेल ट्रेन से पटियाला पहुंच रहे हैं। महाराजा ने तार का जवाब फौरन भेजा। उसके बाद संत के पधारने पर बाकी इंतजाम वगैरह के बारे में कई दफ़ा महाराजा से टेलीफोन पर बातचीत हुई हमारी। मामूली तौर से ट्रेन के 4 डिब्बे हम लोगों के लिए काफ़ी थे, क्योंकि यह सब मिलकर हम 16 आदमी थे, मगर हमें अपनी स्पेशल ट्रेन के 7 डिब्बे लगवाने पड़े। वजह यह थी कि संत ने किसी दूसरे के साथ डिब्बे में सफ़र करना मंजूर नहीं किया। वह अकेला डिब्बा उसे दिया गया। 2 डिब्बे संत ने अपने 6 चेलों की यात्रा के लिए मांगे। उनमें 2 चेले तो एकदम नंगे थे और बाकी 4 नाम मात्र कपड़ों में पहने हुए थे। संत के दर्शन के लिए स्टेशन पर बेहद भीड़ इकट्ठा हो गई और हमारी ट्रेन कई घंटे लेट छूटी। हमारी स्पेशल जब पटियाला पहुंची तो रियासत के सभी मिनिस्टर, उच्च अधिकारी, युवराज, राज परिवार के लोग और सैनिक अफसर महान संत के स्वागत के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। फौजी सलामी देने के लिए एक रोल्स रॉयस मोटर में बिठाकर संत को सीधे महल में पहुंचा दिया गया। महाराजा हालांकि ज़्यादा बीमार था, मगर डॉक्टरों ने उनको बातचीत करने की इजाज़त दे दी थी। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, पर दिमाग सही काम कर रहा था। जब मैंने महाराजा से संत के बारे में बातचीत की, तब उन्होंने हुक्म दिया कि महल खास के लिए एक इमारत महारानियों से खाली करा ली जाए, जिसमें संत और उसके चेहरे ठहरा दिया जाए। संत को रियासत का विशेष मेहमान समझा जाए। जब हम लोगों ने संत को ठहरने का स्थान दिखलाया तो उसने कहा, मैं महरों में रहने का आदी नहीं हूँ और ना ऐसी जगहों पर रह सकता हूँ। मैं संसार त्यागी हूँ। शहर के बाहर एक घास फूस की झोपड़ी रहने को काफ़ी होगी। यह संदेश महाराजा तक पहुँचाया गया। तब उन्होंने आज्ञा दी कि संत की मर्जी के मुताबिक राजधानी के बाहर कोई अच्छी मुनासिब जगह तलाश की जाए। हम लोग संत को शहर से बाहर ले गए और कई स्थान दिखलाए। अंत में उसने घुड़दौड़ के मैदान के नज़दीक एक 2 मंजिला टूटा फूटा मकान पसंद किया। उस इमारत के नीचे की मंजिल में 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा एक बड़ा हॉल था। हॉल से सटा हुआ एक छोटा कमरा था, जिससे कभी शायद स्नान गृह का काम लिया जाता होगा। हॉल के दोनों तरफ खूब चौड़े बरामदे थे। इतनी ही ऊपर की मंजिल में जगह थी। कई बरसों से यह मकान में कोई न रहता था। संत ने वही रहने का फैसला किया और आज्ञा दी कि बगैर बुतलाए कोई उनके पास ना और ना उसे परेशान करे। अपने चेलों के साथ संत उस मकान में अपना बोरिया बिस्तरा ले आया। सामान के नाम पर सिर्फ 2 चादरें, 2 लुंगियाँ, वागे चर्म और कपड़ों की एक पोटली उन लोगों के पास थी। महाराजा यह जानने की कोशिश में थे कि संत ने अपने ठहरने के लिए वह टूटा फूटा मकान क्यों पसंद किया। हम लोगों ने उनको समझाया कि सन्यासी होने के कारण यह सबसे अलग रहना पसंद करते हैं। तब महाराजा को विश्वास हुआ कि उनकी आदत के अनुसार संत ने वह जगह अच्छी न समझी और महाराजा अपने कर्मचारियों पर नाराजगी वजह से उस महल में नहीं ठहर रहा था। महाराजा को संत ने संदेशा भिजवाया कि शाम 6 बजे दर्शन के लिए पधारें। वह जाड़े के मौसम था। तब सूरज शाम को 6 बजे से पहले ही डूब जाता था। संत का बिजली की सी या गैस वगैरह की तेज रोश संत को बिजली की या गैस वगैरह की तेज रोशनी पसंद न थी। घर में उसने एक मिट्टी का दिया जला रखा था,
जो टिमटिमा रहा था। संत का निमंत्रण पाकर महाराजा ने महल के में खबर भिजवाई कि उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए संत से आशीर्वाद लेने उनकी सब रानियां महारानियां चलने की तैयारी करें। मोटरों का एक लंबा जुलूस, जिसमें महाराजा और उनका पूरा रानीवास था, संत के मकान तक जा पहुंचा। महाराजा और उसकी खास महारानियां, जिनकी तादाद 40 थी, संत के लिए नगद रुपया तथा उपहार लेकर आई थी। रानियां महारानियां अपने अपने पद के अनुसार 500 रुपये से 10,000 रुपयों तक की भेंट लाई थी और महाराजा के हुक्म बुमजिंग उनके खजाने का अफसर संत के साथ 1,21,000 रुपया लाया था। यह बात पहले ही तय हो चुकी थी कि संत महाराजा से पहले मुलाकात करेगा, दूसरों से बाद में। महाराजा संत के सामने पहुंचे और फर्श पर बैठकर व्यभिचर्म पर बैठ गए। संत ने अपना हाथ बढ़ाया और महाराजा के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। संत ने कहा, करीब 1 घंटे बाद मैं गुरु गोरखनाथ जी से मिलने जाऊंगा और आपको उनके लिए आशीर्वाद लाऊंगा। गुरु जी से मेरी बातचीत होगी, उसे आप ही यही मेरे शिष्य के द्वारा सुन सकेंगे। संत की इस कृपा के लिए महाराजा ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की। फिर संत से आज्ञा लेकर महाराजा ने अपनी रानियों महारानियों को उसकी सेवा के लिए बुलाया और उनके फर्श पर बिना कालीन या दरी के बिठा दिया। अकेले महाराजा है व्यभिचर्म पर बैठे थे। मैं तथा राजवैद, कुछ उच्च अधिकारी और महिलाएं फर्श पर हाथ जोड़े बैठी थी। मुसाहिब और महल के करिंदे वगैरह बाहर के बरामदे में खड़े थे। कुछ देर बाद महाराजा और उनके परिवार के लोगों ने रुपए, जवाहरात और आभूषण जिनकी कीमत लाख रुपए होगी, कई लाख होगी, चढ़ावे के साथ भेंट कर दिए। संत ने महाराजा की तरफ देखा और कहा, जब मैंने संसार त्याग दिया तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये भेंट उपहार मैं मंजूर करूंगा? मुझे चांदी, सोने, हीरे मोती और रेशमी कपड़ों की जरूरत नहीं। इनको गरीबों में बिटवा दीजिए, तब मुझे संतोष होगा, बजाय इसके कि मैं इनको अपने पास रखूं। महाराजा को जब और भी यकीन हो गया कि संत कोई बहुत ऊंचा हुआ साधु है, तो उन्होंने वायदा किया कि जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। भेंट उपहार की वस्तुएं फिर खजाने में भिजवा दी गईं कि संत की इच्छा अनुसार गरीबों में बांट दी जाएंगी। महाराजा से कुछ देर बात करने के बाद संत ने अपने एक चेले को हुक्म दिया, जब लोगों को हाल से बाहर चले जाने का कहें, क्योंकि वह महाराजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना आरंभ करेगा। संत ने कहा, मैं हिमालय के पार जाकर गुरु जी से भेंट करके महाराजा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। सब लोग उठकर बाहर बरामदे में चले गए। संत ने पगड़ी के एक शोर से अपना चेहरा ढक लिया और हाल में अकेले बैठकर ध्यान करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और योगी की तरह पद्मासन लगाकर बैठ गया। आमतौर पर ईश्वर से लो लगाने वाले साधु संत इसी तरह बैठते हैं, क्योंकि इस आसन में वे अपनी सभी इंद्रियों के कार्य रोककर मन को एकाग्र करते हैं। संत का एक चेला महाराजा के करीब था, दूसरा महारानियों के आसपास और तीसरा वहां मौजूद लोगों को बतला रहा था कि उनके गुरुजी अब कोई करिश्मा दिखलाने वाले हैं। महाराजा यह जानने को उत्सुक थे कि उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि यूरोप और विदेश से उनका इलाज के लिए अच्छे से अच्छे चिकित्सकों और दवाओं का पूरा इंतजाम था, फिर भी डॉक्टरों ने उनके अच्छे होने की उम्मीद छोड़ दी थी। हाल के हर कोने में दिए जलाए गए थे, जिनकी धुंधली रोशनी से हम लोग संत को ध्यान लगाए बैठा हुआ देख रहे थे। कुछ मिनट बाद उनकी नाक के नथुनों से बड़े जोर से आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ वैसी ही थी जैसे हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने वक्त सुनाई पड़ती है। महाराजा और महारानियों ने पास खड़े चेलों ने बतलाया कि अब गुरुजी हिमालय की ओर जाने वाले हैं। 2-3 मिनट बाद वे चिल्लाए, देखिए गुरुजी उड़ रहे हैं। संत व्यभिचारण पर बैठा हुआ जमीन से 1 गज ऊपर अदर में बिना किसी सहारे के ठहरा हुआ था। वह चमत्कार देखकर महाराजा और दूसरे लोग अवाक रह गए और घबरा कर भगवान का नाम लेने लगे। फिर तरह तरह के आवाज़ें आनी शुरू हुईं, कभी कुत्तों के भौंकने की, कभी शेर के गर्जने की, कभी समुद्र की लहरों की और कभी ज्वालामुखी पर्वत के फटने की आवाज़ें आने लगी। करीब 20 मिनट बाद संत हाल
में से गायब हो गया। चेले कहने लगे कि अब गुरुजी हिमालय के पार गुरु गोरखनाथ से मिलने चले गए हैं। संत की गुरु गोरखनाथ से बातचीत बड़ी दिलचस्प रही। संत ने हजारों मील दूर हिमालय की ऊंची चोटियों के पास जाकर गुरु गोरखनाथ से अर्ज की, हे गुरुदेव, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। हे चिरामर के स्वामी, मैं परम दयावान, दीन हितकारी और रक्षक महाराजा के लिए आपसे आशीर्वाद की कामना लेकर आया हूँ। गुरु गोरखनाथ ने उत्तर दिया, तेरी इच्छा पूरी होगी। वापस जा और महाराजा को बतला दे कि वे बीमारी से अच्छे हो जाएंगे। ऊपर लिखी बातचीत संत और गुरु गोरखनाथ के बीच हुई। उनके बोलने की बहुत धीमी आवाज़ें मानो मीलों से आ रही हों, कुछ अस्पष्ट सी सुनाई दे रही थी। महाराजा, महारानियों और परिवार के लोग भूमि पर दंडवत करके ईश्वर की कृपा का धन्यवाद कर रहे थे। कुछ देर बाद पहले जैसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने पड़ी लगी। उनके बाद आसमान से उतरते हवाई जहाज की भांति संत नीचे आता दिखाई दिया और फर्श पर आ बैठा। उसके आते ही चेलों ने महाराजा से कहा कि वे जाकर गुरुजी को प्रणाम करें। महाराजा ने बड़े आदर से संत के चरण चूमे, फिर अपने परिवार के साथ वे महल में चले गए। जो सेवाएं हमने की थी उनकी सराहना हुई और मुझे तथा राजवैद्य को महाराजा ने जमीन व मकान माफ़ी में दे दिए। कुछ अरसे बाद सीआईडी के इंस्पेक्टर जनरल का लिखा एक नोट पुलिस के रोजनामचे में दर्ज मिला। वह पुलिस अफसर संत की हर एक हरकत पर नज़र रखे था। हाल के एक सिरे पर छोटा सा कमरा था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। पुलिस अफसर ने एक कोने में आड़ लेकर खड़े खड़े दिए की धीमी रोशनी में संत की हिमालय पर उड़ान की साफ तस्वीर देखता रहा था। बात यह थी कि संत ने यह चमत्कार दिखाने की योजना अपने चेलों की मदद से इस खूबसूरती से बनाई थी कि उसको पुलिस अफसर के इंस्पेक्टर जनरल की अनुभवी आंखें ही पहचान सकी। संत ने सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक पुतला अपने आकार का बनवाया था, जिसे कपड़े की एक चादर से सिल दिया था। किसी मुर्दे के दो हाथ लाकर उस पुतले के हाथों की जगह लगा दिए गए थे। वे दोनों हाथ चादर से बाहर निकलते रहते थे और संत के असली हाथों जैसे जान पड़ते थे। पुतले का पगड़ीदारी सिर भी संत के सिर जैसा लगता था। हाल में अंधेरा रहता था क्योंकि मिट्टी के दियों की रोशनी बेहद धुंधली थी। जो दर्शक वहां आते थे वो संत के बड़प्पन का लिहाज करते हुए धार्मिक भावनाओं में खो जाते थे और जाहिरा तौर पर उनको पता न चलता था कि दृश्य के पीछे क्या चल रहा है। अभ्यस्त होने के कारण संत तरह तरह की आवाज़ें निकालने के बाद अंधेरे में हाल की बगल वाले छोटे कमरे में चुपचाप खिसक जाता था। पुतला जो हाल की छत पर थे किसी तरकीब से चिपका रहता था, तुरंत फर्श पर उतार दिया जाता था, ठीक उसी वक्त जहां संत बैठता था। अब बगल के कमरे में संत कुत्ते, शेर और हवाई जहाज की उड़ान जैसी तरह तरह की आवाज़ें निकाला करता था। पूरा चालाकी से अपनी हर हरकतों के लिए वह दर्शकों पर जबरदस्त असर डाल देता और वे मंत्र मुग्ध बैठे यही समझते रहते थे कि वह हवा में उड़ गया है और हजारों मील से आवाज़ें आ रही हैं। संत ने अपने चेलों की मदद से हाल की छत से गरारियां लगवा रखी थी, जिन पर से रस्सियों के जरिए उसका पुतला धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता था। जब पुतला छत के एकदम ला लगता था तब कुछ ऐसे इंतजाम थे कि वहां जल्दी से सिमट कर एक पुलंदा बना दिया जाए और छत से चिपक कर दिखाई ना पड़े। पुतले को फर्श पर उतरने की तरकीब भी इस प्रकार काम में लाई जाती थी कि जब काम पूरा हो जाता तो संत चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ जाता और उसके पुतले को चेले लोग लेकर गायब हो जाते। संत के उन चेलों में से एक का पता चल गया कि पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने पूरी कोशिश की जानकारी हासिल कर ली और उन सब पर आफत आने वाली है। बस फिर क्या था। रात के 2 बजे अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर महाराजा को बिना खबर दिए संत अपने चेलों के साथ चुपचाप रफू चक्कर हो गया। सवेरे संत के गायब होने की खबर जब महाराजा को मिली और इधर उधर तलाश करवाने से भी उनका पता न चला तो महाराजा ने समझा कि गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद उनको दिलाने के लिए ही संत आया था। काम पूरा करके लौट गया। फिक्र उनको भी थी कि ऐसे रहस्यमय ढंग से संत को क्यों गायब हो गए हैं। उसी रात को महाराजा का
स्वर्गवास हो गया। जॉर्ज पंचम से भेंट। पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह को बादशाह जॉर्ज पंचम ने अपने सिल्वर जुबली समारोह में शरीक होने के लिए लंदन आने का निमंत्रण भेजा। उम्मीद की जाती थी कि शाही मेहमान की हैसियत से वह बकिंघम पैलेस से ठहरेंगे, लेकिन उन्होंने सवाई होटल में ठहरना पसंद किया। उनकी अनेक रानियां, महारानियां और करीब 60 अफसरों को परिचारिकों के साथ महाराजा होटल में ठहर गए। वैसे तो समारोह संबंधी कामकाज की महाराजा शरीक होने जरूर जाते, मगर रात को अपनी रानियों के पास होटल में जरूर लौट आते थे। बादशाह की 6 घोड़ों की शानदार बग्गी में अपनी भड़कीली राजसी पोशाक पर तमगे लगाए हीरे जवाहरातों के आभूषण पहने हुए जब महाराजा सेंट पॉल के कैथल ड्राइव जाते, तब उनकी आन बान देखते ही बनती थी। बकिंघम पैलेस से कैथेड्रल जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ अंग्रेज लोगों की खासी भीड़ इकट्ठी रहती थी, जो महाराजा का स्वागत करती थी। लंदन के सपाबर्द समाज तथा विदेशी कूटनीतियों में भी महाराजा बड़ा सम्मान पाते थे। महाराजा ने जॉर्ज पंचम से मुलाकात की इच्छा प्रकट की। दिन के 11 बजे भेंट का समय निश्चित हो गया। ब्रिटेन के कूटनीतिक स्वागत सत्कार विभाग के अधिकारियों का इंतजाम ना जाने क्यों महाराजा को पसंद ना आया और वे चिढ़ गए। बादशाह से मुलाकात 11 बजे होनी थी, मगर उस वक्त भी महाराजा स्लीपिंग सूट पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी बेतरतीब बिखरी हुई थी और पोशाक पहनने से के पहले जरूरी था कि कोई खिदमतदार कंघी करके उन्हें संवारता। इस काम में 1.5 घंटा लगता था। मैंने महाराजा को याद दिलाई, मगर वे जानबूझकर वक्त टालते रहे। जो कोई उनको मुलाकात का याद दिलाता, उसी पर गुस्सा होते। इसी बीच बकिंघम पैलेस से संदेशा आया कि बादशाह महाराज का इंतजार कर रहे हैं। बादशाह का प्राइवेट सेक्रेटरी सर क्लाइव विक्रम बड़ा गर्म हो रहा था कि महाराजा ने देरी क्यों की। बादशाह का पारा भी इसी बात पर चढ़ गया था। जाने की तैयारी करने की बजाय महाराजा अपनी रानियों बिमलावती, यशोदा देवी, रेवती देवी और रूपवंत देवी के साथ बैठकर ताश खेलने लगे। उन्होंने अपने उच्च अफसरों को और कर्मचारियों की एक न सुनी, जो उनको भारत सम्राट का कोप भाजन न बनने की सलाह देने लगे। जब कई दफ़ा टेलीफोन पर बुलावा आया, तब महाराजा जाने की तैयारी करने लगे। वे नियत समय से 1.5 घंटा लेट पहुँचे। शाही महल के ठीक 12:30 बजे वे दाखिल हुए। लॉर्ड चैम्बरलेन और सर क्लाइव विक्रम बरामदे में खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। महाराजा ने इस अपमानजनक व्यवहार से ये दोनों बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने महाराजा के साथ हाथ भी नहीं मिलाया और इस तरह अपना रोष प्रकट किया। महाराजा के साथ में मैं, कर्नल नारायण सिंह और महल का डॉक्टर थे। ऐसे उत्सव समारोह में महाराजा का डॉक्टर के साथ ले जाना अजीब बात थी, मगर महाराजा जिद पकड़ गए कि अपने फौजी अंगरक्षक की बजाय वे डॉक्टर को ही साथ ले जाएंगे। महाराजा को बादशाह की मुलाकात के कमरे में पहुंचाया गया। बादशाह क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, मगर इससे पहले कि वे कुछ बोलते, कर्नल नारायण सिंह ने सम्राट से अर्ज की कि महाराजा को थर्मोफोबिसिस, खून जम जाने का भयंकर बीमारी है, उसका दौरा आ गया था और मुमकिन था कि वे समाप्त हो जाते, या शायद सम्राट के सामने ही उनकी दशा बिगड़ जाए। यह भी डर है। महाराजा भी ऐसा बन गए मानो सख्त बीमार हों और चल ही ना पाते हों, क्योंकि डॉक्टर उनकी बाह थामे हुए सहारा दे रहा था। अचानक ही यह सब हाल जानकर बादशाह जाहिरा तौर पर दुख प्रकट करने लगे और महाराजा के प्रति उनके बहुत कुछ हमदर्दी दिखाई। जरा देर पहले क्रोध में जो चिन्ह उनके चेहरे पर थे, वे गायब हो गए। बादशाह ने कहा कि महाराजा मेरे बड़े प्रशंसक और मेरे तख्त के प्रति वफादार हैं। वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर देर में ही सही मुझसे भेंट करने आ गए, क्योंकि उनकी बात के वे पक्के हैं। महाराजा ने बादशाह को बतलाया कि मैं योर मैजेस्टी से मुलाकात करने का इतना इच्छुक था कि मैं जान पर खेल करके भी दर्शकों का सौभाग्य प्राप्त करने का लोभ स्वर्ण ना कर सका। इस पर बादशाह ने स्वयं महाराजा की बाह पकड़कर उनको आराम से अपने करीब सोफे पर बिठलाया। बादशाह ने समग्री और युवराज को भी बुलवाया।
और उनसे महाराजा की राजभक्त तथा ब्रिटिश सिंहासन के प्रति वफादारी की सराहना की। इसी बीच डॉक्टर ने शाही परिवार के सामने ही महाराजा के दिल की रफ्तार ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन भी लगाया। महाराजा की तबीयत कुछ संभलती दिखाई दी और कुछ देर बाद वे ठीक हो गए। महाराजा बादशाह ने अपने साथ भोज में शामिल होने के लिए महाराजा को रोक लिया। तो दोस्तों, अभी करते हैं इस भाग की यहीं समाप्ति। फिर मिलेंगे